बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द न्यू कोर्स ऑफ नर्सिंग लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, जिसमें आज हम यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। और इट इज़ द फर्स्ट लेक्चर जिसमें हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे ये लीडरशिप एंड मैनेजमेंट होती क्या चीज़ है, इसके फंक्शंस क्या है और लीडर और मैनेजर में फ़र्क क्या है। ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज के हमारे जो लेक्चर के ऑब्जेक्टिव हैं उसमें एक तो ये है कि हमने ओवरऑल नर्सिंग प्रोफेशन को डिस्क्राइब करना है, फिर एक्सप्लेन करना है नर्सिंग मैनेजमेंट को, नर्सिंग मैनेजमेंट प्रोसेस को डेमोन्स्ट्रेट करने के हवाले से हम बात करेंगे किस तरह नर्सिंग मैनेजमेंट फंक्शन काम करती है, और हमने लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे बात करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, अगर सिंपल कहें कि हम कि व्हाट इज़ नर्सिंग, तो हम कहते हैं कि द साइंस एंड आर्ट्स ऑफ केयरिंग इज कॉल्ड नर्सिंग, ठीक है, या द प्रोफेशन विच इज़ कंप्राइज्ड ऑफ द स्किल्स एंड साइंटिफिक नॉलेज ऑफ केयरिंग फॉर इंडिविजुअल्स हु आर सिक, प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस एंड रिहेबिलिटेशन इज कॉल्ड नर्सिंग। तो मल्टीपल डेफिनेशंस पर्सन टू पर्सन वेरी भी करती है, बहुत सारे डेफिनेशंस आई हैं, लेकिन स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो हमारे पास फ्लोरेंस नाइटिंगेल की है वही है। अगर हम इसको डिफाइन करें या इस पे बात करें तो नर्सिंग प्रोफेशन इज इसकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है इज़ कंपैशनेट एंड सेफ पेशेंट केयर। ये कॉम्पिटेंट नहीं है, कंपैशनेट है, ठीक है। तो हम पूरी तरीके से जो पेशेंट की नीड्स के हिसाब से ओरिएंटेड केयर होती है वो केयर अगर हम देंगे तो वी कैन कॉल इट नर्सिंग। देन अगर हम फर्दर देखें कि नर्सिस तो ये केयर प्रोवाइड करती है। अब नर्सिंग प्रोफेशन में इस केयर को मैनेज करने के लिए हमारे पास कोई मैनेजर तो होना चाहिए। So nurse manager basically assure the best possible environment for providing high quality patient care। जो नर्सिंग मैनेजर्स होते हैं या हेड नर्सेज हैं या इंचार्ज वार्ड इंचार्जेस होती हैं, वो अपने फेलो नर्सिस के ज़रिए बेस्ट पॉसिबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है फॉर गिविंग गुड क्वालिटी ऑफ केयर। सो नर्सिस इन मोस्ट हेल्थ केयर सेटिंग टुडे hold great responsibility to ensure that patient receive the health care that they need to lead active and productive life। ये बात याद रखें कि आजकल इन पेशेंट केयर में हॉस्पिटल्स में उनकी क्वालिटी का अगर आप 100% नहीं तो ये कह सकते हैं कि 90% जो है वो डिपेंडेंसी है क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर पे। जब इन पेशेंट हॉस्पिटल कोई भी मरीज़ चूज़ करता है फॉर द ट्रीटमेंट, तो वो सबसे पहले देखता है कि क्या वहाँ पे उसको नर्सिंग केयर प्रॉपर मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि डॉक्टर्स के साथ कांटेक्ट पीरियड इनका इतना ज़्यादा नहीं होता जितना नर्सिस के साथ होता है। तो जिन लोगों के साथ आपको कांटेक्ट पीरियड ज़्यादा होता है वही लोग आपकी केयर क्वालिटी को डिफाइन कर रहे होते हैं। इस स्लाइड में ये बताया गया है कि नर्सिस पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक क्वालिटी केयर प्रोविज़न की, और वो ऐसी केयर की जिसको पेशेंट जो है वो जब उनको मिले तो वो पेशेंट पॉजिटिव आउटकम के साथ एक एक्टिव एंड प्रोडक्टिव लाइफ गुजार सके। देन टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी नर्सिंग सर्विसेज इट इज़ एसेंशियल टू प्रोवाइड वेल क्वालिफाइड नर्सिंग लीडरशिप। देखें, जब भी हम बात करते हैं किसी चीज़ में क्वालिटी की, तो क्वालिटी के लिए आपको क्वालिटी स्टैंडर्ड्स चाहिए, और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जिन पे हम काम करते हैं वो हमें एक इफेक्टिव लीडर प्रोवाइड करता है, एक्सपर्ट प्रोवाइड करता है। इसी तरीके से नर्सिंग में भी हमारे पास अगर हम क्वालिटी की बात करें तो वेल क्वालिफाइड लीडर्स अगर सामने आएंगे तो वो नर्सिंग प्रोफेशन को इम्प्रूव करेंगे। आप देखते होंगे कि पाकिस्तान में अभी तक नर्सिंग की क्या सिचुएशन है। ये इतनी डिवास्टेटिंग कंडीशन इसीलिए भी है कि अभी तक हमारे पास जो अच्छी लीडरशिप है
जो हमारे पास कॉम्पिटेंट लीडर्स हैं वो अभी भी उन पोजीशंस तक नहीं पहुंची जो ओवरऑल इस प्रोफेशन की ग्रोथ, क्वालिटी और इसकी इम्प्रूवमेंट पे इन्फ्लुएंस करें। दो क्या भी रिसेंट ये एक डेकेड में या 10-15 सालों में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स आई हैं, बहुत सारे लोगों ने PhDs कर लिए हैं, बहुत सारे लोगों ने रिसर्चेस किए नर्सिंग में, बहुत सारे लोग हमारे लीडर्स अच्छे वेल क्वालिफाइड अच्छी पोजीशंस पे पहुंच गए हैं, बट स्टिल देयर इज़ अ बिग गैप जिसको कवर करना है इफ़ वी वांट टू इम्प्रूव आवर नर्सिंग सर्विसेज। सो हमारे पास जो लीडरशिप पोजीशन है, देखिए ये डिफरेंट लेवल्स की होती है, इस पर हम आगे स्लाइड्स में बात करेंगे, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट पोजीशन पेशेंट केयर के हवाले से हॉस्पिटल्स में होती है वो फर्स्ट लाइन नर्सिंग मैनेजर्स की होती है। और फर्स्ट लाइन नर्सिंग मैनेजर्स कौन होते हैं? हेड नर्सेज, नर्सिंग सुपरवाइजर्स, नर्सिंग मैनेजर्स या नर्सिंग सुपरटेंडेंट्स, ये फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हैं जो कि बेसिकली पेशेंट केयर एरियाज़ को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। फिर सेकंड लाइन में हमारे पास जो नर्सिंग डायरेक्टर्स होते हैं या एडिशनल डायरेक्टर्स होते हैं, और फिर टॉप लीडरशिप में हमारे पास जो DGMs हैं या इस तरीके से PNC के या यूनिवर्सिटीज़ के जो टॉप डीन्स या प्रिंसिपल्स होते हैं, ये टॉप लीडरशिप में आ रहे होते हैं। सो बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को इफ़ेक्ट भी कर रहे हैं और उसमें चेंज भी लेकर आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो इश्यूज़ जो कि हेल्थ केयर पे इफ़ेक्ट डाल रहे हैं और हेल्थ केयर में चेंज की वजह बनते हैं, एक तो उनमें इकोनॉमिक्स ऑफ द हेल्थ केयर है। देखिए हमारे मुल्क में अगर आप देखें तो हेल्थ केयर की कॉस्ट यानी इसका ख़र्चा कितना बढ़ गया है। अब जब से ये सेहत इंसाफ कार्ड वगैरह आया है तो बहुत सारे लोगों की टेंशन ख़त्म हो गई, लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो प्राइवेट हॉस्पिटल में या डॉक्टर के पास अगर कोई जाता है तो 3-4 हज़ार रुपये तो एक डॉक्टर की कंसल्टेशन फ़ीस है, फिर टेस्ट वगैरह, फिर उसके बाद मेडिसिन की कॉस्ट, और अगर बीच में कोई ऐसे टेस्ट आ जाए जो प्रोसीजर बेस्ड हो, जैसे बायोप्सीज हो गए या बोन मेरो एनालिसिस हो गया या बहुत सारी और चीज़ें, तो वो तो लाखों रुपए तक बात चली जाती है। सो हेल्थ केयर डिलीवरी में आजकल के दौर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हेल्थ केयर सर्विसेज की कॉस्ट है, यानी उसकी कीमत है। वो जितनी अफोर्डेबल होगी, हमारे पॉपुलेशन, हमारे लोगों की हेल्थ उतनी ज़्यादा बेहतर होगी। अगर वो कॉस्टली है तो जो उसका ख़र्चा बर्दाश्त कर सके, जो इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, वो तो हेल्थ केयर उनको मिलेगी, लेकिन जो गरीब होंगे तो वो तो कम्युनिकेबल डिजीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ और हर तरह पेंडेमिक से इफ़ेक्ट होते रहेंगे। सो दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को, वो है कम्पिटिटिव नेचर ऑफ द इंडस्ट्री। एक से एक अच्छा हॉस्पिटल खुल रहा है, एक से एक नई मशीन आ रही है, एक से एक न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है इलाज की। जैसे पहले लेप्रोटमीज होती थी, अब लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज होती है। हमारे डॉक्टर्स पहले लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज में स्पेशलिस्ट नहीं थे, अब तकरीबन हर जनरल सर्जन लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज में स्पेशलाइज्ड कर गया। इसी तरीके से हमारे पास पहले जो MRI CT स्कैन मशीन्स थे वो इतने बेस्ट क्वालिटी के नहीं थे, अब तो 800 हज़ार स्लाइड्स के आ गए। और इसी तरीके से 1.5 टेस्ला की जगह अब 3 टेस्ला और उससे ऊपर के अब तो पोर्टेबल MRI मशीन्स भी आ गए कि जैसे पोर्टेबल एक्सरे की तरह पोर्टेबल MRI मशीन जाके बेड साइड पे ही पेशेंट के जो MRIs होते हैं वो कर लेते हैं। जिस तरीके से बिजनेसेस आपस में मुकाबला करती है, कॉम्पिटिटिव, एक से एक अच्छी क्वालिटी और कम रेट्स पे सर्विसेज देती है, इस तरीके से हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी कॉम्पिटिटिव नेचर आ गई। हॉस्पिटल्स जो है एक से एक बढ़ के नए बन रहे हैं, प्राइवेट भी, गवर्नमेंट भी, और अब तो स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स और सेंटर्स बन रहे हैं, कार्डियोलॉजी सेंटर्स बन रहे हैं, डायलिसिस सेंटर बन रहे हैं, लिवर ट्रांसप्लांट के हैं। पहले लिवर ट्रांसप्लांट के लिए लोग इंडिया जाते थे, अब पाकिस्तान में ही हो रही है, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में। तीसरा जो पॉइंट है वो है कि देखिए हमारे मुल्क में जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है
उसकी कंपैरिजन में अगर हम देखें तो हमारी नर्सिंग और हेल्थ केयर वर्कफोर्स जो है वो बहुत लिमिटेड है। WHO के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हमारे पास जो है वो अभी करंटली 30 लाख नर्सिस की ज़रूरत है, जबकि इमरजेंसी बेसिस पे हमें 10 लाख नर्सिस चाहिए पॉपुलेशन के लिए, पाकिस्तान की जितनी आबादी है। लेकिन अगर हम देखें तो पूरे मुल्क में भी हमारे पास टोटली 1 लाख से भी कम नर्सेज हैं जो एक्टिवली प्रैक्टिस में हैं। तो अब आप ये देखिए कि हमारे पास हेल्थ केयर और स्पेसिफिकली नर्सिंग में कितनी शॉर्टेज है पॉपुलेशन के हिसाब से। तो ये भी हमारे हेल्थ केयर की क्वालिटी को इफेक्ट कर रही है। और फोर्थ चीज़ कि जब ये सारी चीज़ें होंगी, जैसे जब हमारे पास हॉस्पिटल में इलाज महंगा होगा स्टैंडर्ड हॉस्पिटल में, जब हमारे पास इंडस्ट्री में मोनोपोली होगी, मोनोपोली का मतलब ये कि कुछ बड़े बड़े हॉस्पिटल वो सबको जो है वो मैनिपुलेट करके सारा पैसा, सारा इलाज, सारे मरीज़ अपनी तरफ खींचेंगे और छोटे हॉस्पिटल्स को चलने नहीं देंगे, या जो है हमारे पास हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की जो है ना वो तादाद में कमी होगी, तो क्या होगा कि हमारे हेल्थ केयर की क्वालिटी ड्रॉप होगी और ये जो हमारे क्वालिटी आउटकम है उन पे हमारा फोकस जो है वो कम हो जाएगा और हमारी हेल्थ केयर की डिवास्टेटिंग कंडीशन हो जाएगी, जैसे अभी करंटली भी इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से है। सो बिकॉज ऑफ दिस वी हैव अनस्टेबल सिचुएशन जिसमें रैपिड चेंज की ज़रूरत है, और ये रैपिड चेंज हमारे पास इसमें फ्लेक्सिबिलिटी, इंटेलिजेंस और न्यू लीडरशिप एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है। न्यू लीडरशिप वो लोग जो कि दुनिया भर के नए हेल्थ केयर के डायनामिक्स उनको पता हो, रैपिड चेंजिंग जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है उनका उनको पता हो, इसी तरीके से वो स्मार्ट सॉल्यूशंस निकालें और वो फ्लेक्सिबल हो। फ्लेक्सिबल वो जो पुराने रिजिड तरीक़ों से लंबा चौड़ा करके पेपर वर्क करके और पॉलिसीज़ अरसा ले लेती थी, वो चीज़ें करके जो है वो सेटअप ना चलाएं, बल्कि क्विक सोल्यूशन हो, स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट सोल्यूशन हो और अप टू डेट हो। जैसे मैं आपको एक मिसाल दे दूँ तो मुझे पता है कि एक हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का जो टीचिंग हॉस्पिटल है, और 1992 में उन्होंने कुछ पता नहीं कितने करोड़ में CT स्कैन मशीन मंगवाई थी उस टाइम, और वो CT स्कैन मशीन ला के तहखाने में रखी हुई है स्टोर में, और 1992 से लेकर अब ये 2022 आ गया, तो इट मीन्स कोई हो गए हैं 30 साल हो गए, एंड स्टिल दैट मशीन जो है वो आउटडेट हो गई, वो अभी भी बंद पड़ी है, वो कभी भी फंक्शनल नहीं हुई। वाई? बिकॉज फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है, ऑर्डर तो कर दिया, चलाने वाला कोई नहीं है या कोई अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। सो हमें अपने हेल्थ केयर सिस्टम में इम्प्रूवमेंट आने के लिए क्विक एंड स्मार्ट सॉल्यूशंस की ज़रूरत हो जो अप टू डेट हो। सो इसके लिए देखिए उस वक्त कितने करोड़ों में अगर एक मशीन मंगाई गई है और 30 साल में वो इस्तेमाल नहीं हुई, तो ये कितना फाइनेंशियल लॉस है। सो मैनेजर्स मस्ट हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नर्सिंग कॉस्ट, कि जो हमारी हेल्थ केयर और ख़ास तौर पे फिर नर्सिंग के जो फंक्शंस पे ख़र्चा आ रहा है हॉस्पिटल्स में, तो उसकी हमें फोरकास्टिंग, बजटिंग और इन चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। फाइनेंशियल स्किल्स हमारे पास होनी चाहिए, तभी हम अपने वर्कफोर्स को, अपनी केयर क्वालिटी को, सबको मैनेज कर सकेंगे। द सेकेंड थिंग इज़ कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ नर्सिंग केयर नीड कंटिन्यू स्टडी टू इंश्योर द पेशेंट आउटकम इन इकोनॉमिकली। मतलब ये है कि जितने मैनेजर्स हैं और इवन हमारे अपने नर्सेज, उनको कंटिन्यूस जो है वो एक खुद को अपडेट रखना है दो तरीक़ों से, चाहे वो खुद रिसर्च स्टडीज़ करें या चाहे वो दुनिया भर में जो न्यू इनोवेशंस हो रही हैं उनको स्टडी करें, उनके मॉडल्स देखें, वहाँ से उनको आइडिया हो, ताकि हमारे पेशेंट आउटकम्स इम्प्रूव हो सके, कॉस्ट कम हो सके और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए। तीसरी चीज़ कि इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ केयर कॉज्ड बाय शॉर्टर हॉस्पिटल स्टेज एंड एजिंग ऑफ द पॉपुलेशन। देखें जितना हमारे पास केयर बेहतर से बेहतर होगी, इंटेंसिटी उसकी ज़्यादा बेहतर होगी, हॉस्पिटल में मरीज़ कम टाइम गुजारेगा, और हॉस्पिटल में चूँकि बहुत सारे मरीज़ जो है वो सिर्फ लेंथी स्टे की वजह से
इन्फेक्शन में चले जाते हैं और उनकी मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी होती है। तो अगर शॉर्ट हॉस्पिटल स्टे होगा तो एजिंग बेहतर होगी हमारे पास। इसीलिए हमारे पास केयर की इम्प्रूवमेंट के लिए जो जितनी भी इंस्टीट्यूशन है उनको कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन यानी पेशेंट सेटिस्फेक्शन को फोकस करना है, और ताकि क्वालिटी ऑफ केयर जो है वो बेहतर हो सके। इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ केयर कॉज बाय शॉर्टर हॉस्पिटल, ये हमने पढ़ लिया है, और क्लिनिकल आउटकम की भी बात की। तो कंज्यूमर हमारे पास बेसिकली पेशेंट्स होते हैं जिनकी सेटिस्फेक्शन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है हमारे लिए। बेसिकली हेल्थ केयर प्रोफेशनल की इन जनरल अगर हम बात करें तो नर्सेज आर द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड पेशेंट often जज द क्वालिटी ऑफ केयर बाय द क्वालिटी ऑफ देयर सर्विसेज। ठीक है, हमारे पास हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का मेजर चंक, मेजर परसेंटेज नर्सिस पे ही डिपेंड करता है, वो नर्सिस का ही है, क्योंकि WHO के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एक डॉक्टर के साथ टीम में 4 नर्सिस होनी चाहिए। और इसी वजह से जब भी क्वालिटी ऑफ केयर जो है या उस पे बात होती है या क्वालिटी ऑफ सर्विसेज पे बात होती है हॉस्पिटल की, तो वो नर्सिस पे वो बात आ जाती है। इसमें फिर हमारे पास जो नर्सिस होती हैं और उनकी जो हेड नर्स होती है वो एक फर्स्ट लाइन मैनेजर काम करती है, जो कि पेशेंट के एक्सपेक्टेशन ऑफ केयर जो होती है उसको मीट करने के लिए स्ट्रगल कर रही होती है कि पेशेंट की क्या एक्सपेक्टेशन है और उसके हिसाब से हम उनको केयर दें। और आपने बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल में देखा है, गवर्नमेंट में तो ये सर्वे नहीं होते, लेकिन प्राइवेट में देखा है कि बहुत सारे ऐसे सर्वेज एंड फोकस ग्रुप इंटरव्यूज़ होते हैं जिसमें मरीजों से पूछा जाता है कि उनका एक्सपीरियंस हॉस्पिटल के हवाले से कैसा है। तीसरी बात कि हमारे हॉस्पिटल जो है इज़ मैनेज बाय इंडस्ट्रियल मॉडल ऑफ मैनेजमेंट। जो भी जैसे हमारे कारखाने और हमारे बाकी बिजनेस मैनेज होते हैं, इस तरीके से हमारे हॉस्पिटल जो है वो प्योर इंडस्ट्रियल मॉडल्स पे चल रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल में और काफ़ी लिटरेचर के हिसाब से भी पाकिस्तान में जो हॉस्पिटल्स चल रहे हैं वो कॉम्पिटिटिवनेस जो हेल्थ केयर की अपनी एक डिस्टिंक्टिव नेचर है हेल्थ केयर इंडस्ट्री की, उसके हिसाब से नहीं है। या तो वो हॉस्पिटल्स जो है इतना प्योरली मनी ओरिएंटेड, रेवेन्यू ओरिएंटेड हो जाते हैं कि बेसिकली जो है वो पेशेंट सेटिस्फेक्शन नहीं होती, या फिर वो इतने पेशेंट उसके सेटिस्फेक्शन के हिसाब से चले जाते हैं कि उनकी कॉस्ट एडजस्टमेंट जो है वो आउट ऑफ रेंज चली जाती है। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं। इसके लिए प्रोफेशनल नर्सिस जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोफेशनल नर्सिस ही अकाउंटेबल होती है और उनके पास दे नो देयर अथॉरिटी फॉर द पेशेंट केयर। चलें, ये तो जनरल बातें थी, अब आते हैं स्पेसिफिक की तरफ। डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट अगर हम करें तो मैनेजमेंट इज बेसिकली द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। लोगों से किस तरह काम करवाया जाता है वो इसको मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, एक बंदा 10 बंदों को 100 बंदों को ऑर्डर देता है और उनसे किस तरीके से किन गाइडलाइंस मॉडल्स पे काम करवाया जाए, ये मैनेजमेंट है। इसमें आर्ट भी है एंड साइंस भी है। आर्ट उसकी ब्यूटी को ऐड ऑन करती है और साइंस जो है बेसिकली स्मार्ट वर्क इंट्रोड्यूस करती है। वो काम जिसमें गाइडेंस और डायरेक्शन जो है वो इन्वॉल्व हो किसी स्पेसिफिक पर्सन की तरफ से एक ग्रुप ऑफ पीपल या के लिए टू मीट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्जांपल, मेरा गोल है कि मेरा पेशेंट सेटिस्फाइड हो, पॉजिटिव आउटकम हो, उसका इलाज सक्सेसफुल हो, शॉर्टर लेंथ ऑफ स्टे हो, कोई नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन उसको ना हो। तो एज ए हेड नर्स या एज ए नर्स मैनेजर मैं अपने स्टाफ को जो है वो ऐसी पॉलिसीज और उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस और फोर्स करूँगा कि जिससे मेरे ये गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स मीट हो जाए। बेसिकली हर वो काम जो कि एक बंदा बाकी 10-20 बंदों से या ग्रुप ऑफ पीपल से ले ताकि वो अपने मकासद हासिल करें, इसको मैनेजमेंट कहते हैं। इसमें हमारे पास इंटरपर्सनल और टेक्निकल दोनों एस्पेक्ट्स आती हैं जो कि हमने मैनेज करनी होती है। टेक्निकल मतलब ये है कि क्वालिटी और किसी काम की खसूसियत के हवाले से हमें जो स्किल्स चाहिए होती है, और इंटरपर्सनल का मतलब ये है कि डेफिनेटली नर्सिंग में हम एज ए कुलीग या एज ए प्रोफेशनल पेशेंट के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए हमने चाहे एज ए कुलीग आपस में हो या चाहे पेशेंट के साथ हो, हमने दोनों तरीक़ों से इन चीज़ों को मैनेज करना होता है।
मैनेजमेंट की जहाँ तक बात करें, सो एक फॉर्मल डेफिनेशन उसकी ये है जो आप पेपर में भी लिख सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स प्रॉपरली ऑन टाइम विद इन द बजट इंक्लूडिंग द डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज टू अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल एंड्स या ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मतलब कोई भी काम जब हम प्रॉपर तरीके से दूसरे लोगों से एक मुकर्ररा वक्त में एक मुकर्ररा बजट के अंदर मुकर्ररा रिसोर्सेज जो मौजूदा रिसोर्सेज है उसको बरकरार लाते हुए अपने मकासद अपने इदारे के मकासद हासिल करें, इसको मैनेजमेंट कहते हैं। सो मैनेजमेंट के कुछ बुनियादी फंक्शन है। सो मैनेजमेंट फंक्शंस जो है वो है प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। 1916 में फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट था, यानी इंडस्ट्रीज और बिजनेस का स्पेशलिस्ट था, हेनरी फॉयल, जिसने पहली बार मैनेजमेंट के फंक्शंस को डिस्क्राइब किया था। और इसने कहा था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को इन तरीकों से वो अचीव कर सकते हैं। नंबर 1 वाज प्लानिंग, सेकंड वाज ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड वाज स्टाफिंग, फोर्थ वाज डायरेक्टिंग एंड फिफ्थ इज कंट्रोलिंग। सो पहली बात करते हैं प्लानिंग की। देखिए प्लानिंग हर वो तमाम फंक्शंस जिसमें हम डेटा को जमा करते हैं और इस डेटा के बेस पे डिसाइड करते हैं कि हमने एक काम जो है वो फ्यूचर में किस तरीके से करना है और इसके रिजल्ट्स हमारे पास कैसे आ सकते हैं, और उन रिजल्ट्स को पाने के लिए हमारे पास हमने कुछ अगर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव सेट करने वो ऑब्जेक्टिव सेट कर लें, इसको प्लानिंग कहते हैं। सो प्लानिंग में फिर हम उन ऑब्जेक्टिव्स को प्रियोरिटाइज करते हैं कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है जिनकी प्रियोरिटी सेटिंग हमने करनी है, और ये स्ट्रेटजीज जो है हमारे पास एक टाइम के हिसाब से हमने लेके चलनी होती है। ख़ास प्रोसीजर्स और फ्रेमवर्क बनाते हैं कि कौन कब कहाँ किस तरीके से कौन सा काम सर अंजाम देगा। तो प्लानिंग में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं और इस पे जितना भी खर्चा आ रहा होता है तो एक प्रोपोज बजट भी हम प्लान कर लेते हैं। दूसरा जो है ऑर्गेनाइजिंग का स्टेप है कि जो हमारे पास लोग होते हैं जो इस काम को प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं और आउटकम के लिए स्ट्रगल करते हैं, तो उनको ऑर्गेनाइज करना होता है, चाहे वो लोग हो चाहे वो रिसोर्सेज हो, क्योंकि जितने भी लोगों को और रिसोर्सेज को हम इफ़ेक्टिवली और इफ़िशिएंटली ऑर्गेनाइज करके इस्तेमाल करेंगे, एक तरतीब से काम होगा, उस काम में बरकत होगी। जो काम तरतीब से नहीं होगा उसमें बरकत नहीं होगी। सो हम ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं कि पहले तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि कौन किसको रिपोर्टिंग करेगा, किसको डायरेक्शन देगा, किसके पास कितने इख्तियारात हैं और कौन से काम को देखेगा। फिर हम आपस में उनकी आपस की रिलेशनशिप्स या कोलीग्स के आपस की इंटरेक्शन की लिमिटेशंस को डिफाइन करते हैं, और फिर हम हर बंदे की जॉब की एनालिसिस करते हैं कि किसका क्या काम है, कौन सी पोजीशन पे, और इस पोजीशन के लिए क्या स्किल्स और क्वालिफिकेशन चाहिए होगा। ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजिंग में आती है। थर्ड जो मैनेजमेंट फंक्शन है वो स्टाफिंग का है। स्टाफिंग का मतलब ये है कि एक कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग, सेलेक्टिंग, इवेलुएटिंग एंड डेवलपिंग अ वर्किंग रिलेशनशिप विद द करंट एंड फ्यूचर एम्प्लॉय। तो करंट स्टाफ की जो हमारे पास ड्यूटी स्केड्यूल्स बनते हैं, उनकी प्रमोशंस होती हैं, उनकी पर्क्स होती है, सैलरीज को मैनेज करना, या फिर नए जो फ्यूचर स्टाफ होता है उनके इंटरव्यूज़ करना, उनको इवेलुएट करना और उनको इंडक्ट करना, या फिर मौजूदा में हम अगर कोई सही काम नहीं कर रहा तो उनको रीडायरेक्ट करना, काउंसिल करना या टर्मिनेट करना, ये सारे स्टाफिंग में आते हैं। तो ये भी मैनेजर का काम है कि वो स्टाफिंग को भी देखें। सो इसमें असाइनमेंट जो है या थ्रू सिस्टम होती है या फिर केस मेथड के ज़रिए या टीम वर्क के ज़रिए, ठीक है। मतलब हम जो है वो कोई स्पेसिफिक टास्क दे दिया या टीम बेस्ड वर्क दे दिया, या फिर जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके ज़रिए हम टास्क असाइन करते हैं। सो इस स्टाफिंग में हम स्केड्यूल्स भी बनाते हैं और देखते हैं कि कौन से वार्ड में फॉर एग्जांपल कितने नर्सिस की ज़रूरत है, और कौन से वार्ड में जो है क्रिटिकल पेशेंट ज़्यादा हैं तो वहाँ पे हम किस तरीके से एक नर्स को कितने मरीज़ देंगे, या फिर जनरल वार्ड में एक नर्स को कितने मरीज़ देंगे, क्रिटिकल में कितने देंगे। तो ये सारी चीज़ें स्टाफिंग में आ रही होती है। एंड द फोर्थ फंक्शन इज़ डायरेक्शन। डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन का मतलब राह दिखाना है कि किस तरीके से हमने चलना है अपने काम के हवाले से ताकि हमारे गोल्स अचीव हों। सो
डायरेक्शंस का मतलब ये है टू डायरेक्ट पर्सनल एक्टिविटीज़ टू अकम्प्लिश द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हमारे हॉस्पिटल्स का मकसद क्या होता है कि मरीज़ों का इलाज किया जाए और उनके इलाज को कामयाबी के साथ पूरा करके सेहत की बेहतरी हो। सो डायरेक्शन में आपको पता है कि बहुत सारे जो हमारे इदारे हैं, एमएस होता है, नर्सिंग सुपरटेंडेंट होती है, वो पॉलिसीज़ बनाते हैं और हेड नर्सेस हमें डायरेक्ट करती है कि मरीज़ को जो है ना वो कौन से टाइम पे हमने उनकी क्या केयर करनी है या वार्ड में कौन सी एक्टिविटी किस टाइम करनी है। सो ये मैनेजर्स हमें डायरेक्शंस भी दे रहे होते हैं। इसके साथ साथ ये हमें मोटिवेट भी कर रहे होते हैं और एज ए लीडिंग पर्सन जो है हमें लीड भी कर रहे होते हैं। इनके पास चूँकि लीडरशिप स्टाइल के बारे में नॉलेज भी होती है और एक्सपीरियंस भी होता है, तो इनको लोगों से काम लेना आता है। टू गेट वर्क डन बाय अदर्स, कैसे लोगों से काम लेना होता है, इनको ये तरीका आता है। और इसके लिए जो है इनके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल्स और बिहेवियर बहुत लाजमी है डायरेक्शंस देने के लिए। द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज़ कंट्रोलिंग। देखिए, कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम किसी को सिर्फ डायरेक्शन दें और टाइम फ्रेम ना दें, उनसे फीडबैक ना लें, उनको कंट्रोल ना करें और उनको एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म के ज़रिए रिस्ट्रिक्ट ना करें कि कौन सा काम कितनी देर में किस तरीके से करना है, कौन सा नहीं करना, तो फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें हो जाती हैं और वो फिर रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं। सो कंट्रोलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन विच इंश्योर्स प्रोग्रेस टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू प्लान and involves setting standard, measuring performance against those standards such as reporting results and taking corrective action। जो मैंने बताया कि देखिए हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके लिए पॉलिसीज एंड प्लान्स बनाते हैं, स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, एसओपीज, उस पर हम जो है एक्शंस करते हैं और उसी के बेस पे हम फीडबैक जनरेट करते हुए देखते हैं कि काम सही चल रहा है या नहीं चल रहा। सो कंपेयरिंग रिजल्ट विद द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। कि हमें अगर एक प्रोडक्ट चाहिए, जैसे हमें फॉर एग्जांपल हमारा गोल हॉस्पिटल में ये होना चाहिए कि किसी मरीज़ को अगर तो वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के साथ आया है या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ के साथ आया है, तो वो मरीज़ बाय द टाइम ऑफ डिस्चार्ज शुड मस्ट बी फ्री ऑफ एनी इन्फेक्शियस डिजीज़। ठीक है, उस मरीज़ को इन्फेक्शन नहीं लगना चाहिए हॉस्पिटल में। अगर तो मरीज़ को इन्फेक्शन लगता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, तो इट मीन्स देयर इज़ नो कंट्रोल ऑन द प्रिकॉशनरी मेजर्स और पॉलिसी से नहीं फॉलो होगी। इसी तरीके से नीडल स्टिक इंजरी है, हमने वो प्रिवेंट करनी है, तो अगर हमारे पास रिस्क ऑफ फॉल, नीडल स्टिक इंजरीज या जो है ना रॉन्ग मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकेशन एरर्स हो रहे हैं, इट मीन्स देयर इज़ नो कंट्रोल इन द नर्सिंग फंक्शन and the care perspective is failed। So हमारे पास लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। हर मैनेजमेंट के कुछ लेवल्स होते हैं। एक तो है टॉप लेवल जिसमें हमारे पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर जो कि ओवरऑल फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो टॉप लेवल पे मैनेजमेंट आ रही होती है। मिडिल लेवल में हमारे पास जो कि HODs होते हैं, डिपार्टमेंट हेड, जैसे आपके DHOs हो गए या मेडिकल डायरेक्टर हो गए या डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग हो गए, ये लोग कोऑर्डिनेट करते हैं नर्सिंग एक्टिविटीज़ या मेडिकल एक्टिविटीज़। एक हॉस्पिटल के बहुत सारे डिपार्टमेंट को या एक डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल्स को, BHUs, RHCs, THQs और DHQs को ये कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं उनके फंक्शंस को, तो ये इसीलिए मिडिल लेवल मैनेजमेंट इसको कहते हैं। लोअर लेवल मैनेजमेंट जो फर्स्ट लाइन मैनेजर होते हैं, जैसे सुपरवाइज़र या हेड नर्सेज या जो है इस तरीके से जो असिस्टेंट मेडिकल सुपरटेंडेंट होते हैं, AMS वगैरह, तो ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्चुअल फंक्शन और प्रोडक्शन के लिए कि वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन में जिस काम का होना लाजमी है वो पूरा हो के रहे। सो नर्सिंग मैनेजर्स या जनरली जो भी मैनेजर होगा, 3 तरीके के स्किल्स उनको लाजमी चाहिए। एक टेक्निकल स्किल, दूसरे ह्यूमन रिलेशन स्किल और तीसरे कंसेप्चुअल स्किल। टेक्निकल स्किल्स में हमारे पास वो तमाम मेथड, वो तमाम प्रोसीजर्स या टेक्निक्स या नॉलेज जिसके ज़रिए हमारे पास वो स्पेसिफिक काम हो सके, वो टेक्निकल स्किल कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा काम है नर्सेस को ट्रेन करना, सो आई शुड बी अ ट्रेन्ड नर्स फर्स्ट। मेरे पास नर्सिंग के वो तमाम टेक्निकल स्किल्स होने चाहिए जो नर्सेस को ट्रेन करने के लिए रिक्वायर्ड। एक मिस्त्री के पास जो है वो मैकेनिक के वो तमाम स्किल होने चाहिए कि वो गाड़ी के इंजन को ठीक कर सके।
तो ये टेक्निकल स्किल्स हैं, ये भी मैनेजर्स को चाहिए होते हैं। दूसरे ह्यूमन रिलेशन स्किल के किस तरीके से हमने बेहतर काम करना है, दूसरों को मोटिवेट करना है और लोगों को लीड करना है, इसके साथ साथ हम कॉन्फ्लिक्ट को भी मैनेज करें, ये ह्यूमन रिलेशन स्किल्स है। अच्छा, एंड द थर्ड वन इज कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। कॉन्सेप्चुअल स्किल जो है वो एनालिटिकल स्किल्स होती है, मतलब प्लानिंग करना, उसके बारे में क्रिटिकल थिंकिंग करना, उसके बारे में कम्प्लेक्स सिचुएशन को आसानी से, अब अगर बहुत बड़ा मसला हो गया या बजट का इशू हो गया या कोई और ऐसा इशू आ गया या मार्केट में कंपटीशन बढ़ रही है और हमने अपने कारोबार को या अपने बिजनेस को या अपने ऑर्गेनाइजेशन को स्टेबलाइज करना है, तो उसके लिए टेक्निकल स्किल्स और ह्यूमन रिलेशन स्किल्स के साथ कॉन्सेप्चुअल स्किल्स चाहिए ताकि आप फ्यूचर फोरकास्टिंग करें, प्लानिंग करें, एफिशिएंसी दिखाएं। सो एक इफेक्टिव मैनेजर बनने के लिए हमारे पास ये सारे स्किल्स होने चाहिए कि जिसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी हो, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट भी हो, वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन के भी हमारे पास स्किल्स हो, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल्स भी हो, जिस ग्रुप्स में काम करने की स्किल्स हमें आती हो, कॉन्फ्लिक्ट्स मैनेज करना आता हो और गोल सेटिंग भी हमें आती हो। सो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।